मैं ना कई जगहों पे पढ़ता हूँ। हम बोलते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी है, आप बोलते हो इंडियन हिस्ट्री है। जी। ये क्या है, फर्क क्या है दोनों? बहुत बड़ा फर्क है। पंचतंत्र की कहानियां सुना है आपने? पंचतंत्र की कहानियां जी। जिसमें जानवर बात कर रहे हैं, है ना, आपस में बात कर रहे हैं। फिर एक कहानी जंगल बुक, जी। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए ना। ये सब जो है ना, ये सब कहानियां जी। हैं। अब आप इसको बहुत पुराने समय के हिसाब से बोलेंगे तो आप उसको माइथोलॉजी बोल सकते हैं। ये मिथ्या हो सकता है कि सारे जानवर बात कर, हम्म। लेकिन इंसानों की बताई हुई कहानी, और जो कई हजार सालों से पहले मुंह जबानी और अब लिखित, पहले वर्बल कॉन्वर्सेशन में ही जी। चीजें आगे बढ़ती थी। डॉक्यूमेंट करना हमने बहुत लेटली शुरू किया है। तो उसके भी कई हजार साल, डॉक्यूमेंटेशन के भी कई हजार साल पहले से एक प्रथा, एक बात चली आ रही है, और उसके हर तरफ प्रमाण है जी। ना। राम सेतु आज बना के नहीं बोला जा रहा है कि हमने क्योंकि कहानी सुनाई थी इसलिए राम सेतु देखो ये बना दिया। राम सेतु है, हमेशा से जी। है ना। तो ये, और हर चीज का प्रमाण है। आप कुरुक्षेत्र जाइए, वहां पे आपको महाभारत के प्रमाण दिखेंगे। जी। एक कहानी है, अगर आप उसको मिथ्या माने, कि कृष्ण की नगरी थी द्वारका, जी। जो सालवा से लड़ने के बाद डूब गई। जी। तो आप कितने भी साल ये बोल दें कि कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वारका, अब तो सबमर्ज द्वारका है ना। तो एक शहर डूबा ना, हजारों साल पहले। तो जब वो शहर है जो डूबा, तो वो शहर बनाने वाला नहीं होगा, इसको आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? क्योंकि हम तो ये प्रमाणित कर पा रहे हैं कि वो शहर है। आप इस बात को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि राम सेतु उनका नहीं बनाया हुआ है? क्योंकि हम तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि है, पत्थर है जो डूब नहीं रहा है, उसके नीचे बेस नहीं है। तो हाँ ठीक है, हर चीज जब मौखिक तौर पे आगे बढ़ती है, तो जनरेशन टू जनरेशन उसमें कुछ चीजें जुड़ती घटती रहती है ना। क्योंकि सुनाने वाला हर चीज एग्जैक्टली याद नहीं रख सकता। मैं ही आपको एक कहानी 2 बार सुनाऊंगा ना, तो मेरे लाइंस ऊपर नीचे हो गए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सीधे ऐसे डिस्कार्ड कर दें कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लंका है ना, जी। तो किसी और जगह पे बैठे इतने साल पहले कैसे किसी ने बोला था कि लंका है? लंका देवभूमि भारत से थोड़ा अलग है, वो एक आइलैंड जैसा है, जो रावण की नगरी है। ये पूरी बातें हैं ना। तो आपके पास अलग अलग जगह पे प्रमाण बिखरे हुए हैं। आपने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। वो अब हम, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं चीजें। लेकिन हर वो चीज जो बात, और छोड़िए, आप अगर ये बोलते हैं कि लंका में रावण था, तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है बिसरक। हम्म। बिसरक में रावण का मंदिर है। अच्छा। क्यों है? क्योंकि रावण की पत्नी बिसरक से थी। ये माना जाता है जी। कि वो रावण का ससुराल है। जी। तो इतनी कहानियां मन गढ़ंत नहीं हो सकती, उसमें कुछ सच्चाई होगी। और क्या, वो आपने सुना ना कि झूठ के पांव नहीं होते? जिस चीज के पांव नहीं होते ना, वो थोड़ी दूर रेंग के ढह जाते। इतने लंबे समय तक वही चल सकता है जिसके पांव मजबूत हो। वो सच होता है, सच के पांव। तो सर, अब आप जैसे मुझे बोल रहे हो ना, जी। तो मैं अब कन्विंस हो गया हूँ इस पॉइंट के लिए। पर जब मैं किसी और से बात करूं तो ऐसा होता है कि जो उड़ने वाले रथ थे, फॉर जी। एग्जाम्पल। पुष्प जी। या रावण जिनके 10 सर थे, तो ये आपको लगता है सही में होता होगा? एक एक करके आ जाते हैं। जी। पहले पुष्पक विमान की बात कर जी। लेते हैं, उड़ने वाले रथ। क्या है ना कि हम लोगों को आदत पड़ी हुई है वेस्टर्न कंट्री से वैलिडेशन लेने। वो बोलेंगे हाँ ये है, तो हम बोलेंगे आप ठीक। उसके अनगिनत उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले बोलते थे ना कि एक रथ था जो उड़ता था, तो लोग बोलते थे ये लैंड ऑफ स्नेक्स के हैं, इनको कुछ भी बिना सर पैर की बातें करते। इंसान नहीं उड़ सकता। 3 दिन पहले मैं दिल्ली से मुंबई उड़ के आया हूँ। तो राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन बना के उड़ना दिखा दिया, और उन लोगों ने माना कि आदमी उड़ सकता है, तब हमने बोला कि वो जो राइट ब्रदर्स प्लेन बना रहे हैं ना, वही तो बोल रहे थे कि उड़ने वाला रथ। भाई जहाज एक वर्ड है ना, जहाज। जी।
उसके आगे आप हवाई लगा देते हैं तो उड़ने लग जाता है, और पानी लगा देते हैं तो तैरने लग जाता है। और जहाज तो जहाज है ना। तो आप उड़ने वाला रथ बोले या चलने वाला रथ बोले, जहाज तो जहाज है ना। तो जब उन्होंने बोला राइट ब्रदर्स ने कि देखो ऐसे उड़ता है, तो हमने बोला यही तो हम बोल रहे थे। दूसरी बात, कोई भी चीज अगर आप उड़ाने का सोच रहे हैं ना, लाइक एक्चुअली बना के उड़ाने का सोच रहे हैं, तो आपको जिस एक चीज की सबसे पहले समझ होनी चाहिए वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। आपको ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचे ही नहीं और आप सोचें कि धरती छोड़ के कुछ उड़ जाएगा। नहीं है ना पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। बताइए, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाई? न्यूटन। यही सीखा है ना। ये सब बहुत अच्छी मार्केटिंग का नतीजा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये अपने आप में ये फ्रेज, ये स्टेटमेंट ही गलत है। न्यूटन के पहले 1000 साल, 200 10-20 साल नहीं, 1000 साल पहले ब्रह्मगुप्त नाम के एक महाविद्वान थे। उन्होंने किताब लिखी है, हवाई बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्यूमेंटेड। और उन्होंने उस किताब में 3 लाइन में एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जैसे अग्नि का काम है हर चीज को भस्म करना, जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, ठंडक पहुंचाना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। 1000 साल पहले उन्होंने ये 3 लाइन लिख के वो तो चल बसे। उनके 500 साल बाद एक और महाविद्वान है, उनका नाम था भास्कर टू। भास्कर द्वितीय, उनके पिता भास्कर थे तो भास्कर द्वितीय। उन्होंने इन 3 लाइनों को उठाया और उसको का डिटेलिंग की, उसको एक्सप्लेन किया। और उन्होंने कहा कि जो ये 3 लाइन है कि अग्नि का काम भस्म करना है, पानी का काम शीतलता प्रदान करना है, और पृथ्वी का काम अपने प्रति हर चीज को आकर्षित करना है। ये जो पृथ्वी का हर चीज आकर्षित करने का जो प्रोसेस है, या जो एक जो रूल है, उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये बोल के वो भी मर गए। उसके 500 साल बाद आपके और मेरे न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, है ना। लेकिन हमने उसको मार्केट नहीं किया कि दिस इज वी आर द पीपल, है ना। तो ये आ जाते पुष्पक विमान वाली बात कि हमको आदत हो गई वहां से वैलिडेशन लेने। जब वो बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं मैंने तो बोला था, हमने तो आपके पहले बोला था। हम खुद पे भरोसे से ज्यादा उन पे भरोसा करने लगे। ये प्रॉब्लम। अब रावण पे आए थे। रावण के 10 सिर नहीं थे। अच्छा। ये हर चीज जो हमारी कहानियों में ना, वो लिटरल नहीं होती। उसमें से बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक और मेटाफोरिक होती है, सांकेतिक होती है, समझने और समझाने के तौर पर होती है कि रावण में 10 बुराइयां थी। अच्छा। तो वो 10 बुराइयों को 10 सर में दिखाया कि एक एक करके राम ने सारे सर काटे। मतलब एक तीर से एक बुराई, दूसरे तीर से दूसरी बुराई, ऐसा करके। आप सोचिए कि अगर सही में रावण का 10 सर होता तो वो जब बूढ़ा होता तो चश्मा कैसे पहनता? कितना दिक्कत होता उसको चश्मा पहनने में। सोता कैसे? बेड तो नॉर्मल होता, लेकिन वो आधे सर तो लटके रहते हवा में, गर्दन दुख जाती उसकी, है ना। कितना बड़ा दरवाजा बनाता वो निकलने के लिए, या ऐसे टेढ़ा होकर निकलता। करवट लेके कैसे सोता? नहीं सोता, सीधा सोता। थक जाता ना ऐसे सोए से। डेड बॉडी नहीं था ना, जिंदा। तो ये जो 10 चीजें हैं वो मेटाफोरिक है। उसको हमने बहुत सारी चीजों को लिटरल ले रखा है, इसीलिए कई बार हम ही हमारा मखौल उड़ा देते हैं।